से लिखी, उसमें किसी को भी उसे महान शासक मानने में तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। पर वहाँ पर लिखते हैं कि हाँ, शेरशाह एक महान शासक था, उसको खूब माना। तो अगर आज की बात कही होती, आतंकवाद हो या जो आप जिसको युद्ध कहोगे तो शीत युद्ध 4 दशकों तक चला तो उसमें ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, ये ठीक है। लेकिन शीत युद्ध में अगर कैजुअल्टीज़ हुई, वो कैजुअल्टी तो कई दशकों में हुई। लेकिन यहाँ तो मात्र 6 वर्षों में कितनी कैजुअल्टीज़ हो गई। दूसरी बात ये अब तक शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो अब तक का मतलब आज तक नहीं, उस समय, यानी 1939 तक 1945 इसमें क्या शक है कि विध्वंसक युद्ध था? तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम क्या-क्या लिखें? आप याद होगा कि मैं प्रथम विश्व युद्ध के टॉपिक कवर करने के बाद आपको एक चीज़ मैंने आपको कवर किया था और वह था कि क्या यह एक क्वेश्चन कि यह इसे एक संपूर्ण युद्ध क्यों कहा? तो उसमें संपूर्ण युद्ध हमने लिखा है। यहाँ पर है विध्वंसक युद्ध। 2020 में आपको ऑप्शनल पेपर में पूछा है, परंतु ये क्वेश्चन कभी भी आपको जीएस में डाल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वैसे भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें आप बिल्कुल इसमें तो एग्री करने में ही फ़ायदा है, एग्री करने में कोई समस्या नहीं है। आप दिखा सकते हैं भौगोलिक प्रसार भौगोलिक प्रसार प्रसार, मानव संघार मानव संघार तथा अपनी आक्रामकता में अपनी आक्रामकता में अपनी आक्रामकता में द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पूर्णकालीन युद्धों से पूर्णकालीन युद्धों से युद्धों से युद्धों से कहीं आगे निकल गया कहीं आगे निकल गया कहीं आगे निकल गया। एक तरह से एक तरह से देखा जाए एक तरह से देखा जाए तो इसकी भयानक स्मृति भयानक स्मृति तीसरे विश्व युद्ध इसकी भयानक स्मृति तीसरे विश्व युद्ध विश्व युद्ध को रोकने में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सहायक सिद्ध तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सहायक सिद्ध मतलब देखो, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आप पेन लेकर लिखना शुरू करोगे, जितनी आपकी समझ स्पष्ट होगी, जितनी आपके लेखन में आत्मविश्वास होगा, उसी प्रकार के विचार खुद ही उभर कर आते हैं और आप उस आधार पर प्रश्नों को आरंभ करते हैं। अब इसको विध्वंसक कैसे है, तो इसमें आप किन-किन पहलुओं को देंगे, तो 50 से 70 मिलियन लोग 50 से 70 मिलियन लोग समाप्त हो गए। 50 से 70 मिलियन लोग मारे गए इसमें। 2 यूरोप के साथ-साथ एशिया प्रशांत अफ्रीकी महाद्वीप की सभी क्षेत्र विध्वंस के शिकार अब देखो, आपके पास डेटा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे दक्षिण एशिया, अब हाल ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था इसका, फिर भी 74,000 भारतीय लगभग इस युद्ध में काल के गाल में समा गए। संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य महाद्वीप में बैठा हुआ था, वो बाद में युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 1,15,000 सैनिक मारे गए। तो आप कह सकते हो कि विध्वंस तो अन्य महाद्वीपों के बीच में होता है। अब तीसरा बिंदु दे सकते हो कि मानव संहार के अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार मानव संहार के अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार। आप समझ सकते हो कि मानव संहार के लिए जो अत्याधुनिक हथियार थे, उन अत्याधुनिक हथियारों का भी आविष्कार इस क्रम में देखने को आपको मिलता है। जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें क्या परमाणु हथियार,
चौथा शरणार्थियों शरणार्थियों का संकट, क्योंकि युद्ध के मध्य क्योंकि युद्ध के मध्य युद्ध के मध्य मध्य 10 से 15 मिलियन 10 से 15 मिलियन लोग 10 से 15 मिलियन लोग विस्थापित 10 से 15 मिलियन लोग विस्थापित मतलब इस शरणार्थियों का संकट क्योंकि युद्ध के मध्य 10 से 15 मिलियन लोग युद्ध के कारण विस्थापित हुए। 5 एक दूसरे के विरुद्ध नस्लीय घृणा फैलाया जाना नस्लीय घृणा फैलाया जाना पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता का दावा खंडित मतलब इतना वहशीपन दिखाया उसमें। यूरोप में युद्ध हुए, अब ब्रिटिश अपने आप को सभ्य करते हैं और जर्मनी को हराने के लिए उन्होंने सीरियन क्षेत्र पर जो एयर हमला किया था उसमें एक रात के बम्बार्डमेंट में लगभग 50,000 लोग मारे। तो एक तरफ आप मानव अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा का दावा कर रहे हो, दूसरी तरफ लोगों का जिस प्रकार से खुले नरसंहार कर रहे हो तो दुनिया भी तो देख रही थी कि भाई आप फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति से जो आदर्श निकले थे वो तो बुलबुले की तरफ हो गया, क्योंकि उन आदर्शों का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप इसको इस प्रकार से पॉइंट और भी दे सकते हो कि यूरोप ने इतना अधिक विध्वंस देखा कि अब तो पीछे मैंने बताया होगा, आप शायद आप भूल गए होंगे, जब एक बार इंडियन करोगे तो याद आ जाएगा। तो यह कोई ऐसा नहीं कि उस पर आपको क्वेश्चन हो, ये ओवरऑल आपको विश्व की विकास की समझ विकसित करने के लिए एक समय था कि इस्लामी साम्राज्य, आप याद करिए एक इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन मैंने शुरू में बताया था कि जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो इस्लाम ने तो वैश्विक साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु तब संयुक्त अमेरिका नहीं, तब तक अमेरिकी महाद्वीप नहीं खोजा गया। लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय कोलंबस और वास्को डी गामा जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो इस्लामी भूमंडलीकरण का अंत होकर एक तरह से यूरोपीय भूमंडलीकरण या ईसाई भूमंडलीकरण का युग शुरू हुआ, जिसमें कि उन्हें दुनिया के बाकी क्षेत्रों पर अब ये यूरोप का वर्चस्व स्थापित हुआ। यह वर्चस्व तकरीबन उनका स्थापित होने लगा 16वीं सदी से, यानी 15वीं सदी के अंत में। तो 15वीं सदी के अंत से शुरू हुआ, लेकिन वह लगभग इनके जो 5 शताब्दियों का यूरोप की जो श्रेष्ठता थी दुनिया में उसका अंत हो गया और सबसे शक्ति के रूप में संयुक्त अमेरिका स्थापित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का एक स्वाभाविक परिणाम था यूरोप के द्वारा पिछले 5 शताब्दियों से स्थापित श्रेष्ठता का अंत। तो एक भी फैक्टर आपके लिए आता है, बस काफी। इसमें अगर साथ में मैं आपको 2 घूमने की अनुमति देता हूँ, 5 लिख दें बस। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध तक हो गया। अब हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ना है। आपके सिलेबस में तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में स्पष्ट है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपनिवेश मुक्ति। और उपनिवेश मुक्ति के साथ शीत युद्ध से भी वो 2014 में क्वेश्चन एक घटना स्वेज नहर संकट पर पूछ चुका है, तो इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और उसके अलावा आज तक कहीं पूछा नहीं है, लेकिन जब उपनिवेश मुक्ति हम लोग कवर करेंगे तो तृतीय विश्व की स्थापना और शीत युद्ध के साथ हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर नजर डालेंगे, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी देख लेंगे। इतनी चीजें हम लोग कर लेंगे तो हमें सिलेबस का काम हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि 2 क्लास में, चूंकि मैंने अपने बुकलेट में दे रखा है आपको अपने नोट्स में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक यात्रा करते हुए आपके साथ एक कहानी सुनाते हुए मैं आपको भूमंडलीकरण पर लाकर छोड़ दूंगा, जिससे आपको देश के अन्य भागों में फायदा होगा। बस यही मेरा टारगेट है। तो अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलते हैं। अब ये डायग्राम है, ये एक तरह से आपको आगे की पूरी घटनाएं बताती है, थोड़ा याद आपको बता रही है, क्योंकि एक 1945 इसके लिए एक टर्म बेटर होगा कि आफ्टर या 1945 के पश्चात। 1945 के पश्चात मैं ये सोचता हूँ कि आपको वैसे अगर आप अकेला उपनिवेशीकरण देखोगे, उपनिवेश मुक्ति देखोगे, या फिर आपसे क्वेश्चन उपनिवेशवाद पर कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे यह भाषित हो रहा हो कि क्या उपनिवेश मुक्ति के बाद उपनिवेशवाद समाप्त हो गया या उपनिवेशवाद बदले हुए रूप में चलता रहा। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई पश्चिमी शक्ति किसी, केवल पश्चिमी शक्ति ही नहीं, आप इसको ऐसा मान लें, उपनिवेशवाद का नॉर्मल परिभाषा यह है
इसकी घोषणा थी कि उपनिवेश मात्र देश के हित के लिए अर्थ रखता है। मतलब जब आप किसी दूसरे देश की राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर या बिना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किए उसके संसाधनों का उपयोग अगर एक देश अगर अगर कोई देश किसी दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग करना शुरू करता है, उसका शोषण करना शुरू करता है, तो वह उसका उपनिवेश बन जाता है और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है उपनिवेशवाद। तो क्या होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद समाप्त होगा, लेकिन फिर प्रश्न यह उपस्थित होगा कि क्या उपनिवेश मुक्ति के बाद व्यवहार में उपनिवेशवाद समाप्त हो गया या उपनिवेशवाद फिर बदले हुए रूप में कोई ना कोई रूप में चल रहा है। तो यह भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जिसे हम लोग देखेंगे। यहाँ ये डायग्राम आपको यह बता रहा है, इसी का मैंने एक छोटा रूप आगे जो डायग्राम में दिया है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी यूरोप के वर्चस्व का अंत और यूएसए व सोवियत संघ के रूप में दो विश्व शक्तियों का उद्भव, दोनों वैश्विक आधिपत्य के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के इच्छुक। अब दो महाशक्तियों का उद्भव होगा और दोनों विश्व राजनीति में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इच्छुक। अब इसी डायग्राम का एक एरो नीचे दिया है, दो आर्थिक मॉडल पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य द्वंद्व तथा प्रतिस्पर्धा, क्योंकि जाहिर है कि संयुक्त अमेरिका पूंजीवादी मॉडल आर्थिक मॉडल का प्रतिनिधित्व करेगा, वहीं दूसरी तरफ सोवियत रूस समाजवादी आर्थिक मॉडल का प्रतिनिधित्व करेगा, तो दोनों के बीच टकराहट होना तो स्वाभाविक रूप में अनिवार्य है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रशासन हेतु, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 3 संस्थाओं का निर्माण, मैंने आपको मैटर में दिया हुआ, क्योंकि समस्या क्या हुई कि आपको जब मैंने 19वीं सदी का भूमंडलीकरण बताया था, शायद आपको याद होगा, तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई कि एक्चुअली समस्या यह खड़ी हो गई थी क्योंकि 19वीं सदी में जो 19वीं सदी का जो भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था थी उसको 5-6 महाशक्तियाँ, यूरोप की 5 विश्व की 5-6 महाशक्तियाँ चला रही थी, 5-6 शक्तियाँ चला रही थी और बाकी सब उपनिवेश थे, अधिकांश कुछ ही स्वतंत्र देश थे। तो ये 5-6 जो डोमिनेंट पावर थे वर्ल्ड इकोनॉमी को चला रही थी। अब तो उपनिवेश मुक्त हो रहे हैं, जो पश्चिमी शक्तियाँ उनका वर्चस्व समाप्त हो रहा है, ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस का पतन हो चुका है और उसकी जगह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस का उद्भव हो चुका है, दोनों उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं। तो वैसी स्थिति में अब उपनिवेश जब मुक्त हो जाएंगे और स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे तो वह पश्चिमी शक्तियों का दबदबा तो मानेंगे नहीं, तो फिर विश्व अर्थव्यवस्था का या विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि उनको अर्थव्यवस्था ही नहीं चलानी, उनको पूंजीवादी मॉडल को बनाए रखना है और मजबूत बनाना है और उन्हें सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है समाजवादी सोवियत रूस। तो कैसे वह विश्व वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाए रखे, तो इसके लिए अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर ब्रिटन वुड नामक स्थान पर दो संस्थाओं का गठन हुआ है जो आज भी आप जानते हैं, उसका नाम है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या था, समस्या यह थी कि अब जब बाकी देश जब व्यापार कर रहे हैं तो पहले मैंने आपको स्वर्ण मानक बताया हुआ था, अब शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि सबकी जो करेंसी है, सबकी मुद्राएं थी वह गोल्ड स्टैंडर्ड से लिंक थे, मैंने स्वर्ण मानक से जुड़े हुए थे। मतलब आप व्यापार करते हैं, वह व्यापार करते हैं, एक तरह से स्वर्ण मानक का आदान प्रदान होगा, क्योंकि सबके स्थिति के सबके स्वर्ण मानक निर्धारित है, जो 5-6 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और बाकी जो उपनिवेश है वो अपने मातृ देश के करेंसी से उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन होता था, तो ऐसे काम चलता था। अब जब सबके अपनी अपनी करेंसी है और उस तरह का स्वर्ण मानक अब टूट चुका है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन कैसे होगा, तो यह भूमिका डॉलर ने ली और डॉलर का बाकी मुद्राओं के साथ जो समायोजन है और डॉलर के मानक को कैसे बनाए रखा जाए, यह काम हो गया किसी, तो IMF का, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, जो दुनिया की बाकी मुद्राओं का डॉलर के साथ समायोजन करेगा। कोई अगर देश भुगतान संतुलन का खतरा झेलेगा, उस भुगतान संतुलन को दूर करके IMF उसकी सहायता करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन अवरुद्ध ना हो। दूसरी तरफ विश्व बैंक, तो पहले क्या होता था, पहले अगर एक देश दूसरे देश को कर्ज देते थे तो उसके गारंटर कौन होते थे, उसके गारंटर होती थी कोई ना कोई यूरोपीय शक्ति या पश्चिमी शक्ति, क्योंकि अब अगर मान लो कोई अगर उस कर्ज की रकम लौटाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, उसके लिए युद्ध करेगा, संभव नहीं है। उस समय दुनिया की जो 5-6 शक्तियाँ थी वो दबाव देके उस संबंधित देश से वह रकम वसूल करती थी। अब तो उनकी दादागिरी नहीं चलने वाली, तो रकम कैसे वसूल होगी, यह भूमिका विश्व बैंक की थी। एक तो आर्थिक पुनर्निर्माण उसका करना था, आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य, और दूसरा अगर एक देश दूसरे देश को ऋण दे रहा है तो उसमें ऋणी देश के विरुद्ध गारंटी देने का काम विश्व बैंक का, ताकि लोग एक दूसरे को समय पर इस प्रकार का कर्ज दे सके। तो यह भूमिका, और उसके 2-3 वर्षों के बाद 1947 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन के लिए गैट नामक संस्था स्थापित हुई, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस प्रकार से इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया है टाइटल में कि विश्व अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रशासन हेतु ब्रिटन वुड, इसी का नाम ब्रिटन वुड या ब्रिटन वुड, ब्रिटन वुड सम्मेलन में 3 संस्थाओं का निर्माण, एक विश्व बैंक 1944, IMF 1944 और गैट 1947। अब यहाँ पर दे रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूंजीवादी चीन और सोवियत संघ के बीच मतभेद तो सीखिए शुरू है। अब क्यों मतभेद होगा उसे देखें। इधर अटलांटिक चार्टर जो 1941 में आया, इसका एक इम्पैक्ट होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होगा, और दूसरी तरफ अटलांटिक चार्टर का सांस्कृतिक एवं बौद्धिक, इसका द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद एक और परिणाम है कि सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में पश्चिमी प्रभुत्व का अंत होगा और आर्थिक प्रभुत्व भी इनका कमजोर पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे, खैर ये पूरा डायग्राम को समझना तो आपको थोड़ा सा, जब मैं 1 बाय 1 आपको लेक्चर लूंगा तो फिर आपको पता चलेगा। अब उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। उपनिवेश मुक्ति के 2 मॉडल होंगे, एक मॉडल होता है पूंजीवादी मॉडल, अधिकांश देश हैं वो प्रजातांत्रिक उदारवादी मॉडल से स्वतंत्र होंगे। दूसरा मॉडल होगा जिसे तुम कहते हो समाजवादी मॉडल, चीन और वियतनाम जैसे जो देश हैं वो समाजवादी मॉडल के माध्यम से स्वतंत्र होंगे, और फिर तब होगा तृतीय विश्व का उद्भव हो जाएगा और फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास होगा। गुटनिरपेक्ष, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी आएगा और इधर
तृतीय विश्व में शीत युद्ध का विस्तार होगा, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में भी। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बताता है। इसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसको देख लीजिए कि द्वितीय विश्व 1939-45 45 के बाद बनते हैं। इसके बाद 1941 का अटलांटिक चार्टर था यूरोपीय साम्राज्य को ढका संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यूरोप की समझौता का अंत दो महाशक्तियों का संयुक्त अमेरिका और सोवियत के द्वारा शून्य को भरने का प्रयास, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य पश्चिम की पूंजीवादी शक्तियों सोवियत के बीच मतभेद के बिंदु शीत युद्ध कारण, और दो भिन्न आर्थिक मॉडल पूंजीवाद एवं समाजवादी आर्थिक मॉडल तथा पूंजीवादी विश्व व्यवस्था की रक्षा के लिए नवीन संस्थाओं की स्थापना शीत युद्ध कारण। ये सब शीत युद्ध का कारण है, यूरोप की एकीकरण की तलाश। चलते हैं, पहले हम लोग थोड़ा एक शीत युद्ध शब्द से आपको परिचय करा देते हैं। हमको लगता है इसमें बहुत देश में जाने की जरूरत नहीं, परिचय प्राप्त करने की अवश्य जरूरत है। वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और 1990 में जब से आप देखते हो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, इन दोनों कालों के बीच दुनिया में क्या है यह जानना भी तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नजर डालें तो अर्थ का मतलब है शीत युद्ध पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट के मध्य लड़ा गया एक कूटनीतिक अथवा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसका उद्देश्य एक गुट के द्वारा दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र को सीमित कर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करना। मतलब यह पूंजीवादी और समाजवादी गुट के द्वारा लड़ा गया एक मनोवैज्ञानिक या कूटनीतिक युद्ध। हथियार से क्यों नहीं लड़ सकते? हथियार से इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि अब परमाणु हथियार आ चुका है। अगर परमाणु हथियारों के माध्यम से एक बार युद्ध आ जाए तो फिर मानव सभ्यता का ही नष्ट हो जाएगा। तो मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है, मानव जाति समाप्त हो सकती है। तो इतना बड़ा खतरनाक युद्ध कौन लड़े? कोई नहीं लड़ सकता। इसका दूसरा शीत युद्ध का आप देखते हो, इसीलिए शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक कूटनीतिक युद्ध था। एक दूसरे को अपने वर्चस्व को वो बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब शीत युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों हुआ, मैंने क्यों शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरा सैन्य मोर्चा खोलने का मुद्दा, इसलिए मैंने आपको मैटर में दिया है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के शॉर्ट में रखा। ये दूसरा सैन्य मोर्चा का क्या मुद्दा है मैं आपको बता दूँ। पहले मैं एक पूरे पॉइंट को बता दूं। सोवियत रूस द्वारा पूर्वी यूरोपीय देशों और जर्मनी के एक भाग को अपने प्रभाव में लेना, और अगस्त 1945 में संयुक्त अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना और परमाणु बम का रहस्य सोवियत संघ से गुजरा। अब देखो अब हुआ क्या। पहली बात कि जब सोवियत रूस पर जब जर्मनी ने भयानक आक्रमण किया तो पहले ब्रिटेन यहाँ पर रक्षा के लिए पहुंच गया, बाद में संयुक्त अमेरिका भी सोवियत यूनियन को सहायता कर रहा है। लेकिन ये सभी शक्तियां सोवियत यूनियन के अंदर लड़ रही, सोचिए। तो अब ये सभी शक्तियां जब सोवियत रूस के तरफ जोर से लड़ रही थी तो सोवियत रूस के स्टालिन ने यह कहा कि देखिए आप लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि इसमें पूरा का पूरा विध्वंस तो हमारे भूभाग में हो रहा है। तो अगर आप और अमेरिका, संयुक्त अमेरिका एक दूसरा मोर्चा इधर खोलिए, दूसरा मोर्चा इधर खोलने का मतलब फ्रांस, आप अगर फ्रांस में अगर एक दूसरा मोर्चा खोलिए तो जर्मनी की आधी ताकत तो उधर फ्रांस की तरफ दूसरे मोर्चे पर लग जाएगी। तो यहाँ उसका जो आक्रमणकारी, उसका जो आक्रमण है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो जो सोवियत रूस का विध्वंस हो रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तर्क दिया, अब तर्क सत्य असत्य था उसको देखिए। इटली को देखिए, ओके, और यह क्षेत्र आप देखिए यूनान, ये अच्छे से देख रहे हो यूनान। तो ब्रिटेन ने तर्क दिया कि देखिए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि इटली ने यूनान पर आक्रमण करके यूनान को जीतना चाहा था। तो जैसे प्रथम विश्व में बेल्जियम को लेकर ब्रिटेन काफी नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व में ब्रिटेन यूनान को लेकर बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था, मतलब बहुत ही, मतलब यूनान को लेकर वो बहुत गंभीर था, बड़ा ही भावनात्मक मुद्दा उसने बना रखा था। तो उस वह यूनान में युद्ध लड़ा। तो ब्रिटेन का कहना था कि देखिए दो मोर्चे तो पहले से ही खुले हैं, एक मोर्चा तो मैं आपकी मोर्चे पर लड़ रहा हूँ, दूसरा हम यूनान को बचाने के लिए इटली से लड़ रहे हैं। अब अगर हम फ्रांस में फिर मोर्चा खोलते हैं तो दूसरा मोर्चा नहीं बल्कि तीसरा मोर्चा हमारे लिए हो जाएगा। फिर हमारी स्वयं की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हम जर्मनी को जितना डैमेज करेंगे, जितना उसे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उससे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ये स्टालिन इस बात से विश्वस्त नहीं। स्टालिन को यह लगा कि दोहरा गेम खेल रहे हैं ये चाहते हैं कि एक तरफ नाजी जर्मनी भी पराजित हो जाए परंतु सोवियत रूस का भी विनाश हो जाए। तो दोनों के मन में पारस्परिक संदेह की रंजिश है। एक दूसरा फैक्टर अब क्या है कि जब खैर चलिए इटली ने 1943 में जब समर्पण किया तो संयुक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरा मोर्चा फ्रांस में खोल दिया। फ्रांस में जब दूसरा मोर्चा खुला तो उधर से वह जर्मनी पर दबाव बनाया, इधर से सोवियत यूनियन, तो जर्मनी युद्ध हारने लगा। और उसी क्रम में देखोगे कि जर्मन सेना दोनों मोर्चे पर पीछे हटी। अब इधर सोवियत रूस को अकेला खुला मैदान मिल गया, उधर ब्रिटेन और संयुक्त अमेरिका ने फ्रांस को भी आज़ाद कर दिया जर्मनी से, फिर फ्रांस भी उनके साथ मिल गए, फिर ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका और फ्रांस ने तीनों ने मिलकर पश्चिम से जर्मनी पर हमला किया। उधर से सोवियत रूस जर्मनी को पीछे हटाते हुए, तो एक्चुअली जर्मनी ने क्या किया था कि जिसको पूर्वी यूरोप के जितने भी देश देख रहे हो, जिसको आप वालिया और आनिया कर सकते हो, सबको जीत चुका था जर्मनी। जैसे वो पोलैंड को जीत चुका था, चेकोस्लोवाकिया को, यूगोस्लाविया को, ऑस्ट्रिया को, सबको जीत चुका था। तो क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने पूर्वी यूरोप से जर्मनी को खदेड़ते हुए, और ये जितने देश देख रहे हो, ये चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, यहाँ तक, और बुल्गारिया, सोवियत रूस ने यहाँ तक इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। सोवियत रूस ने मतलब जर्मनी को पीछे हटाते हुए केवल एक यूनान बच गया, यूनान में ब्रिटिश सेना। उसके बाद उनको पीछे जर्मनी को धक्का देते हुए सोवियत रूस गया और पूर्वी भाग जो जर्मनी का है, उस जर्मनी के पूर्वी भाग को सोवियत रूस ने कब्जा किया। उधर से जब ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अमेरिका ने उधर से धावा बोला और उन्होंने पश्चिमी पार्ट, जर्मनी के पश्चिमी भाग को नहीं किया,
इस पर कब्जा। अब जर्मनी विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप के जितने ये देश थे वो सब सोवियत यूनियन के नियंत्रण में। अब पश्चिमी देशों को आशंका हुई कि भाई आपने उन भूभाग पर क्यों कब्जा कर रखा है, आपका क्या प्लान है। एक तो वो कहते थे कि जर्मनी को मिला दीजिए, वहां पर चुनाव करा के प्रजातांत्रिक सरकार गठित करवाएंगे। सोवियत रूस पूर्वी जर्मनी पर कब्जा जमाए बैठा रह गया, और इसके अलावा पूर्वी यूरोप के जितने भी वालिया और अन्य अंश उसमें कब्जा जमाए हुए था। तो वही पश्चिमी देश को यह बात का शक हुआ, क्योंकि सोवियत रूस का स्टालिन का यह लक्ष्य भी था। स्टालिन चाहता था इन सारे क्षेत्रों में समाजवादी सरकारें स्थापित कर दे, क्योंकि उस समय विश्व में वो अकेला समाजवादी देश था। तो उसे पश्चिमी शक्तियों के दबाव का अतिरिक्त खतरा था उसे। तो यह चाह रहा था कि अगर इन देशों पर हमारा नियंत्रण बना रहे, तो हम इन देशों में समाजवादी सरकारें स्थापित करेंगे जो बंधुता के लगाव से हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और इन देशों पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा, तो हम पूंजीवादी विश्व का सामना कर पाएंगे। लेकिन उसके इस कदम से संयुक्त राज्य अमेरिका और विशेषकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बहुत ज्यादा आहत हुआ, और यह शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना, जो पूर्वी यूरोप के क्षेत्र और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस के द्वारा कब्जा कर। अब एक तो कारण अगस्त 1945 में, मैंने आपको अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध का में तो युद्ध की स्थिति मैंने बताई है, तो मैंने बताया है कि जब जर्मनी ने समर्पण किया तो सोवियत रूस तो फॉर टाइम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने का मतलब है कि वो युद्ध क्षेत्र से तत्काल बाहर था। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला युद्ध लड़ रहा था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का उपयोग कर दिया, जिससे बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। ये पहली दुनिया में पहला परमाणु हथियार का उपयोग था। तो सोवियत रूस भी सन्न रह गया। सोवियत रूस ने पूछा कि हम आपके मित्र राष्ट्र हैं, आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे कोई भी सलाह मशविरा की। तो ट्रूमैन हार्डलाइनर था, उसने जवाब दिया, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अति संवेदनशील मामला था। हम यह मामला किसी भी बाह्य शक्ति से, हम उसको बाह्य शक्ति को नहीं बता सकते थे, ये हमारा गुप्त मामला था। अब समझ सकते हो कि सोवियत रूस ने कहा कि अच्छा, मतलब सोवियत रूस ने मन ही मन सोचा स्टालिन ने कि इनका वास्तविक उद्देश्य जापान को पराजित करना कब और सोवियत रूस को धमकाना, चेतावनी देना या डराना अधिक है। उसी समय सोवियत रूस ने ठान लिया कि हम भी परमाणु हथियार निर्मित करेंगे, और फिर सोवियत रूस को परमाणु हथियार निर्मित करने में 4 वर्ष लगे। बाद क्या हुआ कि मार्च 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी प्रेसिडेंट कर सकते हो, राष्ट्रपति तो इंडिया के लिए है, तो इनके लिए प्रेसिडेंट शब्द बेहतर है, लिखो। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने विश्व में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा। अब हुआ ऐसा कि एक्चुअली यूनान में बहुत समय से ब्रिटिश सेना खड़ी थी, इसलिए यूनान बचा हुआ था। बाकी पूर्वी यूरोप के सारे देशों को समाप्त कर चुका था सोवियत रूस, उसको समाजवादी सरकार स्थापित, समाजवादी मतलब उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी पर ब्रिटेन बार बार यह बात ब्रिटेन कह रहा था, सॉरी, वो ब्रिटेन चाह रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल होगी, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि ब्रिटेन ने अंत में निर्णय लिया कि हम यूनान को खाली करें। तो उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी, अब देखिए, अब आप यूनान को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि अब हमारे पास संसाधन नहीं है कि यूनान में अधिक समय तक। उसके बाद वहां से संयुक्त राज्य अमेरिका निकल गया। ये घटना है 1947 की, जिसमें भारत भी खाली करने वाला था। तो उसी समय ट्रूमैन जाकर अमेरिकी सीनेट में बड़ी महत्वपूर्ण स्पीच दिया, भाषण दिया। उसने सीनेट को चेताया कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपने प्रेसिडेंट विल्सन को अनुमति नहीं दी थी यूरोप में रुकने को और वापस आ जाने। अगर उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में अपनी भूमिका निभाई होती, तो कम से कम फिर पर्ल हार्बर का आक्रमण जापानियों के हाथों उसे नहीं झेलना पड़ता। मतलब उसका ये कहना था कि फिर वह यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर इस फांसीवादी ताकत को दबाता, फांसीवादी ताकत को नहीं उभरने देता। लेकिन अंत में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध से नहीं बच सका, द्वितीय विश्व में उसको शामिल होना पड़ा। और अब अगर आप हमें अभी भी यूरोप में या दुनिया में भूमिका निभाने से रोकोगे, क्योंकि मुंडो सिद्धांत तो ये नहीं कहता था, और मुंडो सिद्धांत के राह पर आप चलोगे, तो फिर कुछ समय के बाद कम्युनिज्म जो साम्यवाद है वो आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगा, तो आप पछताओगे। तो सीनेट भी कन्विंस्ड हो गया, वो उसको विश्वास हो चला उसकी बातों पर, और उसने तुरंत $450 बिलियन का मतलब सैनिक तैयारी की मंजूरी से दे दी, जिसने तुरंत छठा नौसैनिक बेड़ा बनाया और भूमध्य सागर में उसे रख दिया। भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़े पहुंचने का मतलब यह था कि अब सोवियत रूस न तो तुर्की की तरफ बढ़ सका, न यूनान की तरफ बढ़ सका, तो कम से कम इन देशों में साम्यवाद फैलने से रुक गया। तो ये है, इसको कहते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। उसी समय ट्रूमैन सिद्धांत में ट्रूमैन ने घोषणा की कि हम सशस्त्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, सशस्त्र अल्पसंख्यकों को जानबूझकर साम्यवादियों को कहा, कम्युनिस्टों को जो गुरिल्ला की तरह वॉर करते हैं, हम सशस्त्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में के लोगों को के पक्ष में शीत युद्ध की घोषणा करते हैं। मतलब हम शीत युद्ध की घोषणा करते हैं उन लोगों के पक्ष में जो साम्यवादियों से लड़ते हैं। कहा जाता है इस घोषणा के बाद दुनिया के जितने कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब परस्पर बढ़े। अब जून 1947 में उसने अमेरिका द्वारा यूरोप के आर्थिक निर्माण के लिए मार्शल मार्शल योजना लाई गई। मतलब इसमें इस मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता दी गई, और पूर्वी यूरोप के देश उससे बाहर हैं। तो मार्शल योजना ने यूरोप को विभाजित कर दिया। पश्चिमी यूरोप में आर्थिक सहायता देने का दो उद्देश्य था। एक था कि जब पश्चिमी यूरोप का आर्थिक विकास होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार का विस्तार होगा, और दूसरा यह भी कि इससे पूंजीवादी देश मजबूत होंगे और साम्यवाद कमजोर होगा। ये दो उद्देश्य थे। इस तरह से जॉर्ज मार्शल। फिर तीसरा है कि अप्रैल 1949 में नेटो की स्थापना। अब उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेषकर जब देखा कि
सोवियत रूस ने जब बर्लिन ब्लॉकेड लगाकर बर्लिन की नाकेबंदी करके आक्रामक रूप दिखाया, तो संयुक्त अमेरिका को जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि नहीं अब हमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, तो 1949 में एक इन्होंने सैनिक संगठन के रूप में, जिसमें 12 देश पहले शामिल हुए थे, बाद में उसकी संख्या बढ़कर 15 हो गई, अभी भी है नेटो, आज 28 है उसके मेंबर्स। तो नेटो नामक संस्था की स्थापना की साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, और बदले में सोवियत रूस ने 1955 में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा कट का निर्माण किया गया। इससे ज्यादा यूरोप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बता दिया, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन में फॉर्म कर देता हूँ, जिसको आप लोग ट्राई कर लेना। युद्ध काल के मित्र, युद्ध काल के मित्र, युद्ध काल के मित्र शांति काल में, शांति काल में मित्र नहीं रह सके। युद्ध काल के मित्र शांति काल में मित्र नहीं रह सके, शांति काल में मित्र नहीं रह सके, शांति काल में मित्र नहीं रह सके। इस कथन के प्रकाश में, इस कथन के प्रकाश में, इस कथन के प्रकाश में द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य से, मध्य से शीत युद्ध, शीत युद्ध के उद्भव का कारण, शीत युद्ध के उद्भव का कारण। हम ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप दिखा देना कि जब सोवियत रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, एक तरह से यूरोप का वैचारिक पश्चिमी देश के पूंजीवादी देश और सोवियत रूस के समाजवादी देश के बीच वैचारिक विभाजन उसी समय हो गया था, और इसने दोनों के बीच एक प्रकार के तनाव को भी जन्म दिया। फिर भी फांसीवादी शक्ति के विरुद्ध दोनों 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 आपस में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और संघर्ष किया द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पारस्परिक अविश्वास को जन्म दिया, और पहले उन 3 घटनाओं का वर्णन कर देना जिसमें द्वितीय मोर्चा खोलने का मुद्दा आपको मैंने बुक में मैंने दे दिया है डिटेल्स, तो उसमें कोई चिंता नहीं, आप उसको देखोगे ना तो वहाँ पर डिटेल्स आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ही डिटेल्स आपको मिलेगा, इतना आप लिख नहीं पाओगे, आपको सब कुछ कम ही लेना है। फिर दूसरा कारण आप बता दोगे पूर्वी यूरोप के देश और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस का कब्जा, और तीसरा परमाणु हथियार उपयोग करने का। तो आप अगर यह 3 कारण भी दे दोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अब हम यहीं से आपको आगे बढ़ाएंगे। उसमें पहले उपनिवेश मुक्ति देखेंगे, फिर उपनिवेश मुक्ति के बाद तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का विस्तार वाले करेंगे, फिर गुटनिरपेक्ष शासन और संयुक्त राष्ट्र। इतना हम कर लेंगे तो हमारा सिलेबस का काम पूरा हो जाएगा। सिलेबस का काम मुझे लगता है कि लगभग 2 क्लास में और पूरा हो जाना चाहिए, 2 से 3 क्लासेस। उसके बाद फिर हम 2 क्लास एक्स्ट्रा आपको देंगे जो पहले